नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुएं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल एवं वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये देखो परिवहन के साधन। स्थल, जल, वायु। स्थल में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। जल में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। वायु में घरेलू विमान सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू सेवा में क्या आएगा? सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध भी किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व के स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। अब पढ़ते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। 2020-21 के अकॉर्डिंग भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की भी लागत अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखिए तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय को पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर, असम तथा पोरबंदर, गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य दूरी परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी
मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। ये देखो अहमदाबाद वडोदरा द्रुत मार्ग। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना में कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों व सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में जो देखो जो येलो दे रखा है वो स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो ब्राउन दे रखा है उत्तर दक्षिण गलियारा है, जो रेड दे रखा है पूर्व पश्चिम गलियारा है, और जो ये क्रॉस लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित। तो देखो स्वर्णिम चतुर्भुज है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। और ये उत्तर दक्षिण गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व पश्चिम गलियारा ये पोरबंदर से सिलचर तक असम, ठीक है। और ये बाकी और अन्य राजमार्ग। सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक वैयक्तिक सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीरपंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। ये देखो पहाड़ी रास्ते जिग जैग ऐसे ऐसे। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं अतः ये 12 मास सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। ये देखो उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश। रेल परिवहन भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण संयंत्र के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल रेलवे मार्ग देखो। भारतीय रेल 67,956 किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है जैसे बड़ी लाइन 8.676 मीटर लाइन 8.000, छोटी लाइन 0.762 या 0.610, ठीक है। ये रूट किलोमीटर में है। भूमि सघन जनसंख्या, घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यदि असंख्य नदियों की विस्तृत जल
मार्गों और पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ ऊंचाई, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिम राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा इससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तु के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर के यात्री कई बार अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। पाइपलाइन, ये भी एक परिवहन है। भारतीय परिवहन मानचित्र में पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत ग्रह तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशाला जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहन तरण, देरी तथा हानियां इससे लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के 23 क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते, पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। ये देखो रेल मार्ग कितना जंजाल है। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन गैस क्षेत्रों पश्चिम और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। अब है जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी है, वह स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। निम्न जलमार्ग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। सदैव धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। केरल में पश्चिम तट नहर कोट्टापुरम से कोलम तक उद्योग मंडल तथा चमकारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 4। मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरवन, बराग, केरल का पसजल।
इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में, 68% समुद्र द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पतन। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम और छोटे पतन हैं। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पतन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला, जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्न के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पतन है, जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र का एक समूह है। ये देखो, मुंबई पतन में जहाज पर ट्रकों को ले जाते हैं। पतन की सुविधा प्रदान कर सके। लोहा एस के निर्यात के संदर्भ में मारमागुआ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लोहा एस निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले लोहा एस का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। यह एक लेगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। न्यू मैंगलोर पतन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पतन है। एक प्राकृतिक पोताश्रय तथा इसकी पृष्ठभूमि में अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारतीय तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से गहरा सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लोहा एस के निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेष लोहा एस का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतर स्थलीय नदी है पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। ये देखो, बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधाओं से युक्त तूतीकोरिन पतन। दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और बचा हुआ चैप्टर जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों, थैंक यू।